कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सीरीज में आपका फिर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और साथ जानेंगे कि किन सर्कमस्टांसेस के बीच में हमें ये अमेंडमेंट लानी पड़ी। जैसे कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है। वो ऐसा सिस्टम बनाता है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे एक फेडरल सिस्टम था, एक यूनियन गवर्नमेंट थी और साथ-साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को लेके भी यहां पे बात थी। लेकिन इंडिया के अंदर स्टेट्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, यह डिबेट भी वहां पे शुरू हो गई थी। क्या हमें सिर्फ स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि भी एक ऐसा सिस्टम बने, स्टेट की बाउंड्रीज इस तरीके से हो जिन्हें हम अच्छे से एडमिनिस्टर कर सके, या फिर जो कल्चरल एस्पेक्ट है, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है, उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए? क्योंकि जो ज़बान होती है, लैंग्वेज होती है, वो हमारे दिल के बहुत करीब होती है। ये कुछ समावेश उस समय चल रहा था। अब यहां पे आंध्रा स्टेट की डिमांड स्टार्ट हुई कि मद्रास से हटके एक अलग आंध्रा स्टेट बनाया जाए और वहां के लीडर पोट्टी श्रीरामुलु, उनका देहांत हो जाता है। इस पर्टिकुलर स्टेट की डिमांड में वो शहीद हो जाते हैं। एक उग्र प्रदर्शन होता है उसके बाद और आंध्र प्रदेश वहां पे एक अलग स्टेट बनाया जाता है। अब ये डिमांड उठती है, क्या बाकी ऐसे कुछ और स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे लैंग्वेज के बेस पे स्टेट की डिमांड बन रही हो? गवर्नमेंट उस टाइम पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एस्टेब्लिश करती है और फजल अली साहब की अध्यक्षता में ये कमीशन काम करता है और वो कुछ एक रिकमेंडेशन देता है। बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया और हमें यहाँ पे अलग-अलग स्टेट्स जो है मिले, जो कि आज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और मेजर फोकस जो रहा वो ये था कि लिंग्विस्टिक लाइंस को कंसीडर किया जाएगा, साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चरल एंगल्स को भी कंसीडर किया जाएगा और मल्टीपल स्टेट्स यहाँ पे बनाए गए। तो अब हम देखते हैं कि सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने ऐसा क्या किया। दरअसल सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। किस तरीके से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जाए, उसका जवाब हमें मिला सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो अब हम इन चीजों को थोड़ा विस्तार में जानेंगे। 1950 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आता है, उस टाइम पे जो इंडियन स्टेट्स थे उनको 4 अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। कैटेगरी ए, बी, सी, डी। इन कैटेगरीज को हटा के एक नया सिस्टम बनाना था और वो सिस्टम हमें सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से मिलता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, major focus of this particular amendment was around how we are going to implement the state reorganization act, किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट कराया जाए। और साथ साथ अगर हम फोकस की बात करें, सेकंड एंड सेवेंथ शेड्यूल, इसके अंदर कुछ एक चेंजेस लाए गए थे। कैसे हम हाई कोर्ट का सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे, कुछ स्टेट्स में वो लाए गए थे। क्या 2 स्टेट्स का एक हाई कोर्ट हो सकता है? ये कुछ डिबेट्स थी उस समय पे। ओके, देन गवर्नर, कैन वी हैव सेम गवर्नर फॉर 2 स्टेट्स? 2 राज्यों का क्या एक गवर्नर हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमें इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से मिला। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने मेंबर होने चाहिए, दैट वाज द डिबेट। अब हम इन सारी डिबेट्स को जो है डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो मैं एक ब्रॉड व्यू दे रहा हूं कि ये अमेंडमेंट किन चीजों को लेके था। साथ साथ मदर टंग को लेके कि एटलीस्ट जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जो
एजुकेशन डिलीवरी है उसके अंदर मदर टंग का इस्तेमाल यदि होगा तो बच्चा जो है वो अच्छे से उसको ग्रेस्प कर पाएगा। ये प्रोविजंस जो हैं हमने इन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर देखे। अब आप देखिए इसके अंदर, तो जैसा मैंने बताया कि पहला जो था हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कुछ प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करना था। अब देखिए आंध्र प्रदेश इससे पहले बन चुका था, बात दूसरे स्टेट्स की हो रही थी और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम का पार्ट है। आप इसे एक सब कैटेगरी मान सकते हैं इस थीम की, जो कि एक इंपॉर्टेंस रखता है और आपको अपनी प्रिपरेशन भी थीम वाइज करनी चाहिए क्योंकि उसमें कम एफर्ट में आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। हम इंपॉर्टेंट थीम्स को यहां पे देख रहे हैं और ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है यहां पे। ओके, सो मैंने ये बताया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इंप्लीमेंट हो जाता है यहां पे एंड 14 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज जो हैं हमें मिलती हैं। ये दरअसल वही ए बी सी डी कैटेगरी के स्टेट्स थे, उनको इस तरीके से हमने डिवाइड किया है यहाँ पे। और गुजरात और महाराष्ट्र देवर क्रिएटेड आउट ऑफ बॉम्बे स्टेट, उससे पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था और ये एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। बॉम्बे was made a capital of, you can say, Maharashtra, and Ahmedabad it became a capital of गुजरात। अब ये नए स्टेट्स बनाए, साथ साथ हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना था कि राज्यसभा में भी सीट किस तरीके से दी जाएंगी। सो वो एडजस्टमेंट भी जो है हमें यहां पे कहीं ना कहीं हो गया। अब अगर आप देखें सो किस तरीके से सिस्टम था, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। एबीसीडी कैटेगरी के स्टेट्स थे हमारे, हमने इनको सिर्फ 2 डिविजन्स में यहां पे डिवाइड किया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। साथ साथ उस समय की एक पोजीशन हुआ करती थी राज प्रमुख, वो सिस्टम यहां पे हटाया गया। ये था आपका पूरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम। अब हम उन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को देखेंगे जो अमेंड किए गए हमारी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। मैंने आपको बताया था 7th शेड्यूल को यहां पे अमेंड किया गया था। अब 7th शेड्यूल इज रिलेटेड टू 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कि कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनको अच्छे से इलेबोरेट करना जरूरी था। उन एंट्रीज को यहां पे इलेबोरेट किया गया, अच्छे से समझाया गया और यह प्रोविजन बनाया गया। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि कैसे 14 और 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं हमारे यहां पे बनी थी। सेकेंड शेड्यूल जो है उसके अंदर भी अमेंडमेंट इधर लाई गई थी। अब जब आप नए स्टेट्स बना रहे हैं तो हाई कोर्ट किस तरीके से काम करेगा वो भी इधर जो है हमें मिल जाता है, दैट jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट वाज एक्सटेंडेड टू यूनियन टेरिटरी। तो जैसे आप देख सकते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अब ये 2 स्टेट्स के लिए एक सेम हाई कोर्ट है और साथ साथ चंडीगढ़ को भी सर्विसेज देता है। ये इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद जो है ये संभव हो पाया था। देन हाउ अ सिंगल हाई कोर्ट कैन बी एस्टैब्लिश फॉर 2 और मोर स्टेट्स। सो आपके पास एग्जांपल है हरियाणा और पंजाब का। ओके, देन अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस एंड एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, और एक और चेंज लेके आता है 4th शेड्यूल के अंदर, दैट रिवीजन रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज अरेंज्ड। राज्यसभा की यहां पे बात हो रही है। सो ये सारी जो है प्रोविजंस हमारे यहाँ पे 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही मिलती है। अगर हम आर्टिकल स्पेसिफिक की बात करें, आर्टिकल 153 विच इज रिलेटेड टू हैविंग अ गवर्नर फॉर अ स्टेट, कि हर एक राज्य में एक गवर्नर होना चाहिए। अब उसके अंदर यह अमेंडमेंट किया गया कि अगर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बने कि हमें एक इंडिविजुअल को 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर यदि बनाना पड़े तो उसके लिए कोई टेक्निकल हर्डल ना आए। यदि कोई टेक्निकल हर्डल है तो उसे हटाया जाएगा। वो अमेंडमेंट इस 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आती है। सो आर्टिकल 153 इधर अमेंड किया गया ताकि उन टेक्निकल हर्डल्स को हटाया जाए, सो दैट अ सिंगल गवर्नर ऑफ अ स्टेट ही कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 स्टेट्स। जरूरत पड़ने पे ऐसा होता भी है, यदि किसी स्टेट के गवर्नर की पोस्ट खाली है तो वो पर्टिकुलर काम जो है आप साथ वाले स्टेट के गवर्नर को भी दे सकते हैं। दैट प्रोविजन वाज मेड हियर। अगला अमेंडमेंट जो इधर आया दैट वाज रिलेटेड टू आर्टिकल 171। अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, ये डिबेट भी उस टाइम पे चल रही थी।
जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन उस समय का था वो ये था कि किसी भी स्टेट असेंबली का 1/4 कि मैक्सिमम 1/4 तक जो है आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बना सकते हैं। अब बड़े स्टेट्स यूपी और बिहार वहां तो ये ठीक था क्योंकि वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली भी बहुत बड़ी होती है, तो उसका 1/4 एक सिग्निफिकेंट नंबर बन जाता है। लेकिन जो छोटे यहां पे स्टेट्स थे वहां पे बहुत प्रॉब्लम आती थी। सो ये 1/4 के प्रोविजन को रिप्लेस किया गया 33% के प्रोविजन से कि भाई स्टेट असेंबली का 1/3 तक जो है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। सो हमें जवाब मिला यहां पे। आज की डेट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 40 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर की लिमिट वो अभी भी 1/3 ही है कि स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 तक ये मैक्सिमम मेंबर हो सकता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में। ओके, मैक्सिमम मेंबर्स इतने आ सकते हैं और मिनिमम मेंबर का सिस्टम डाला कि 40 जो है वो रखे जाएंगे। तो ये प्रोविजन जो है हमें यहां पे समझ में आ जाता है। अब एक और मुद्दा यहां पे बना कि ठीक है, आपने एक गवर्नर को 2 स्टेट में तो डाल दिया, यूटी का भी प्रोविजन बनाना था। यूनियन टेरिटरी यदि किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ लग रही है तो क्या उस स्टेट के गवर्नर साहब उस यूनियन टेरिटरी को भी सर्व कर सकते हैं? वो प्रोविजन इधर बनाया गया आर्टिकल 258 ए के थ्रू कि एक पर्टिकुलर गवर्नर यूनियन टेरिटरी को भी देखेंगे। दैट गवर्नर साहब वाज गिवन एडिशनल पावर टू अपॉइंट एन ऑफिसर कि वो अपने गवर्नेंस के काम को करने के लिए एक ऑफिसर वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं। चंडीगढ़ में भी ऐसा ही है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है यहां पे सेपरेट हैं और पंजाब के जो गवर्नर साहब हैं वो चंडीगढ़ को सर्व कर रहे होते हैं। ये प्रोविजन 7th अमेंडमेंट से आता है। आर्टिकल 350 सॉरी, आर्टिकल 350 जैसा मैंने बताया एक इंस्ट्रक्शन ये थी कि मदर टंग के अंदर हम एजुकेशन देंगे एटलीस्ट इन द प्राइमरी, यू कैन से इनिशियल डेज ऑफ आवर एजुकेशन। प्राइमरी लेवल पे हम मदर टंग में चीजों को समझाएंगे तो बच्चा अच्छे से ग्रास्प करेगा उसे, और वो प्रोविजन हमारा बनाया गया आर्टिकल 35A के थ्रू दैट इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग कैन बी गिवन एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ आवर एजुकेशन। ये सारे प्रोविजंस जो हैं ये इस पर्टिकुलर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाए जाते हैं और पास्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में आ चुके हैं। सो ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। सो ये मल्टीपल आर्टिकल 349, 350, आर्टिकल 35A। ओके, सो हमने जस्ट अभी इन चीजों को किया है दैट आर्टिकल 35A, this is the article which was added with 7th constitution amendment act, and basic idea behind this particular article is this, that constitution should have this arrangement that state shall endeavor to provide adequate facility for instruction in mother tongue at least at the primary stage of education। so ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है और इस तरीके से आपको एक ब्रॉड बेस्ड पिक्चर समझते हुए इस अमेंडमेंट को करना है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं ये एक इंपॉर्टेंट थीम है जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अगर आप अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को थीम बेस्ड तरीके से करेंगे तो उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव इन आवर सेकंड सेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।